हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो आज जो है आपका 23 दिसंबर है और ये जो है आपका 23 दिसंबर 1902 जो है आपका चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री, इनका जो है आज जन्म दिवस है। और इनके जन्म दिवस के जो है रूप में हम किसान दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े जो है फार्मर लीडर थे। और इनका जन्म हापुड़ में हुआ था, यूपी का एक ज़िला है। गाज़ियाबाद से थोड़ा सा आगे जो है अब आप जाएंगे तो उधर पड़ता है। और थोड़ा सा हम जो है आज बात करते हैं। तो मैं आपको जो है सबसे पहले जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पे जो है आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। उससे पहले मैं बिल के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ। मेरे पुराने वीडियोस में मैं फार्म बिल के नाम से मेरा एक वीडियो बना है, उसमें जो है मैंने बिल के बारे में जो है आपको बता रखा है। तो बिल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है किसानों में क्या है? किसानों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है आपका कि आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, दूसरा प्राइस एश्योरेंस है, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी है। तो तीसरे बिल से तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी में कुछ सामान है डाल रखा है गवर्नमेंट ने कि स्टोर नहीं हो सकता है, तो उसको जो है आप बाहर निकाल देगी गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सामान को स्टोर कर सकते हैं। तो उससे ना किसानों को दिक्कत है ना इंडस्ट्रीज को दिक्कत। मेन जो है पहले और दूसरे बिल में। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है कि आप मंडी के बाहर जाके बेच सकते हैं। तो मंडी के बाहर आप जाके बेचेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हावी हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद जब मंडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो आपको कॉर्पोरेट को उसी रेट में बेचना पड़ेगा जिस रेट में वो चाहते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और दूसरा जो है आपका प्राइस एश्योरेंस, उसमें क्या है, उसमें बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें जो भी डिस्प्यूट होंगे वो डिस्प्यूट आपका कौन सुलझाएगा, DM SDM, और इसमें जुडिशरी को इंक्लूड करना चाहते हैं। और तीसरी क्या दिक्कत है, MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो धान गेहूँ अलग अलग आइटम्स पे जो गवर्नमेंट देती है उसके ऊपर है। तो बेसिकली आपका देखिए MSP जो है मिलता है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा। ये बाद में डिवाइड हुए लेकिन हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोगों को MSP का फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मंडी सिस्टम बहुत अच्छा है। मंडी सिस्टम वहाँ पे अच्छा क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हम MS स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो पंजाब हरियाणा से ही शुरू हुआ था गेहूँ के ऊपर। क्योंकि PL-17, अगर मैं गलत नहीं हूँ, PN-17 जो है गेहूँ आता था अमेरिका से। हिंदुस्तान के टाइम पे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए अनाज नहीं था। तो उस समय MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वीट का। उसके बाद आपका वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन दूध का, ब्लू रेवोल्यूशन मछली का। तो अलग अलग इस तरह से जो है रेवोल्यूशन शुरू हुए थे। तो बेसिकली आप देखिए हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री जो है गुड्स बनाती है, तीसरा टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर जो IT सेक्टर हो गया, और भी सेक्टर हो गया। मैं आपको बड़े एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। तो बेसिकली चीज़ें जो होती हैं हमेशा शुरू प्राइमरी सेक्टर से होती हैं। यानी कि आप एग्रीकल्चर में आप सुधार करिए, सेकेंडरी सेक्टर वो अपने आप बन जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे हम टर्सरी में चल जाएंगे। तो इंडिया में टर्सरी सेक्टर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। पर दिक्कत ये हुई कि हमने सन 2000 के बाद पे अपने सर्विस सेक्टर पे बहुत अच्छा ध्यान दिया। 1991 में जब 92 में LPG, फाइनेंस मिनिस्टर जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये चीज़ें जब आई थी तो उस समय पे हुआ क्या था, उस समय पे हमने जो है डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर पे उतना अच्छा ध्यान नहीं दिया था। हम डायरेक्टली सेकेंडरी सेक्टर पे जो है जंप मार गए। सेकेंडरी सेक्टर पे जब हमने जंप मारा तो प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल साइडलाइन हो गया। और मोटे तौर पे मोर देन 60% के आसपास आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कहीं जगह आपको 50 मिलेगा, कहीं 55 मिलेगा, कहीं मोर देन 60 मिलेगा। तो एवरेज तौर पे 60% आज के टाइम में 58-60% एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो बेसिकली आपका टारगेट क्या होना चाहिए था कि प्राइमरी को सुधारो, फिर सेकेंडरी पे जाओ, फिर टर्सरी पे जाओ। पर गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टिंग ही सेकेंडरी से कर दिया। स्टार्टिंग जब हुई थी, हमारी आज़ादी हुई थी, तो उसके बाद शुरू के 15-20 साल 1960-70 तक हमने बहुत अच्छे से प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया। पर उसके बाद चीज़ें बदलती चली गई। PSU बने, बड़े बड़े जो है कॉरपोरेट बने, सरकारी। प्राइवेटाइज तो 1991 में हुआ था, पर उस समय पे सरकारी जो है बहुत सी PSUs बनी, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे छूट गया।
तो दिक्कत यहाँ पे यही हुई कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पीछे छूटता चला गया। और इसका तरीका ये था, जो गांधीयन फिलॉसफी आती है इसमें, कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करिए। एक सेंट्रलाइज प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकती है पूरे देश के लिए। जम्मू कश्मीर से लेके आपका केरला तक और उसके बाद आपका गुजरात से लेके मणिपुर मिजोरम तक के लिए एक लॉ नहीं बन सकता है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, हर तालुका, हर तहसील की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हमारी आबादी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा है, लोगों की भाषाएं अलग हैं, ज़मीन अलग है, टोपोग्राफी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं सूखा पड़ता है, तो हर जगह के लिए अलग अलग चीज़ें बनेगी। तो कोई सेंट्रलाइज्ड प्लान नहीं हो सकता है कि पूरे देश में हम यही उगाएंगे या यही करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड करना ज़रूरी है। स्टेट उसको तोड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे उसको तोड़े, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टूटना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर होनी चाहिए कि उसको किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ानी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको पंजाब लेता हूँ। पंजाब में धान गेहूँ की सबसे ज़्यादा खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूँ के तौर पे शुरू ज़रूर हुआ था, पर फ्यूचर में उस पर गवर्नमेंट एमएसपी देती गई, सपोर्ट देती गई, और उसके बाद जब सपोर्ट मिलता गया उनको एमएसपी का, तो एमएसपी के सपोर्ट के बाद जो है वहाँ पे लोग इसी को उगाते गए, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट दे रही है, इससे कम तो मिलेगा नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा का किसान एक बहुत अमीर किसान है। मतलब पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा किसान सबसे ज़्यादा अमीर है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, मणिपुर, पूरे इंडिया में उतने किसान अमीर नहीं हैं, बल्कि वहाँ क्योंकि यहाँ एमएसपी अच्छा मिलता है और लोग वही उगाते हैं, और गलत भी नहीं है। पर गवर्नमेंट ने इसको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ शुरू नहीं किया। बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे धान गेहूँ ये उग रहा है, उस पर एमएसपी मिल रही है, तो अगला स्टेप गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ आएँ। पंजाब अगर इतना प्रोमिनेंट है, इतना प्रॉस्परस है, तो वहाँ पे एग्रो इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए थी। सेकेंड स्टेप सेकेंडरी में जाने के बजाय प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए था, यानी कि प्राइमरी को हम सेकेंडरी में बदलें। हमने एक सेकेंडरी इंडस्ट्री बिल्कुल ही गुड्स की अलग खड़ी कर दी, वो नहीं होना चाहिए था। प्राइमरी को सेकेंडरी में बदलना चाहिए था। और वो कैसे बदलते हम? बेसिकली सिंपल ऐसे बदलते कि आपका पंजाब है, वहाँ पे गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, तो बजाय बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लाने के, जो वहाँ के छोटे किसान हैं उन्हीं को हम प्रशिक्षित करके वहाँ पे जैसे गेहूं उगता है तो गेहूं का कोई अपना प्रोडक्ट बना देते। कुछ भी बन सकता है, गेहूं का आप आटा बनाओ, छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करते हैं। कई सारे ब्लॉक लेवल पे गेहूं से लेके, धान से लेके और भी चीज़ें का उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। गेहूं का आटा बनता, गेहूं के बिस्किट बनते, गेहूं का कुछ और बनता, तो धीरे धीरे छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन जाती। तो उसमें से बहुत सी इंडस्ट्री फेल होती, पर कुछ इंडस्ट्री चलती, और जब वो चलती तो आने वाले टाइम में वही इंडस्ट्री एक बहुत बड़े क्लस्टर के रूप में जगह ले लेती। तो होता क्या, जो बहुत बड़ा सेक्टर है जो आज के टाइम में एग्रीकल्चर में है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट होता, यानी कि चीज़ें बैलेंस होती। यानी कि आपने उगाया और उगाने के बाद आप ही उसका बाई प्रोडक्ट बना के हम ही उसको बेच रहे हैं। तो इनकम डबल जो अब 2022 के टाइम पे चल रही है, अगर ये उस टाइम पे हो जाता तो इनकम 10 गुना बढ़ जाती। आप एक सैलरी पर्सन देखिए कि जो आज के टाइम में क्लर्क है और जो 1950 में क्लर्क होता था, उसकी सैलरी में कितना बड़ा फ्लक्चुएशन है, कितना बड़ा इंक्रीमेंट है। और 2020 में आप गेहूं का कुंटल का रेट देखें और 1950 में गेहूं के कुंटल का रेट देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत छोटा अंतर है। तो ये किस वजह से हुआ है? इसी वजह से हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर का कभी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। इस प्राइमरी सेक्टर को एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं बदला गया। और जो हम गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है आप सब्सिडीज़ देती है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, वाटर सब्सिडी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये सब्सिडी का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। इसके बाद हम किसान को आज़ाद कर देंगे। कैसे? आप जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी एक बहुत ही जो है बेकार सब्सिडी है फर्टिलाइज़र के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। तो तरीका ये था कि फर्टिलाइज़र पे आपने शुरू में सब्सिडी दी, धीरे धीरे फर्टिलाइज़र पे आपको सब्सिडी कम करनी चाहिए थी। कैसे? और वो सब्सिडी आप तहसील लेवल पे
लैब्स बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब बनाते हैं, जो आपका क्या करती है, आपके जो ये मिट्टी है, मिट्टी की जो है जांच करती फ्री में ऑल ओवर इंडिया। पंजाब में बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पेस्टिसाइड जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसको क्या कर सकते थे, आप इस पे लैब्स बनाते। तो जो पेस्टिसाइड आपने अगर आज एक कट्टा अगर यूरिया का डाला और जो भी पेस्टिसाइड है वो आपने बढ़ा के डाला, तो अगली बार उसकी क्वांटिटी आपकी और बढ़ती है, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती रहती है, प्रोडक्शन जो है उस हिसाब से फिर बढ़ता है। नहीं डालोगे तो प्रोडक्शन कम होता है। तो धीरे धीरे आपको एक लैब का क्लस्टर स्टार्ट करना चाहिए था पूरे इंडिया में। आज भी हो सकता है, जो कि पूरे इंडिया में हर किसान का जो मिट्टी और पानी का जांच करे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका सब्सिडी में जो आप पैसा डाल रहे हो, तो वो पैसा आपको वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिट्टी और पानी का जांच हो, जिससे कि किसान जो है एक लिमिट मात्रा में जो है आपका पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करे, उससे ज़्यादा यूज़ ना करे। मिट्टी भी ख़राब होती है और सेहत भी ख़राब होती है, तो आपका पेस्टिसाइड का खर्चा बच जाता और किसान का भी खर्चा बच जाता। उसके बाद उस लैब के साथ साथ आपको अटैच्ड में जो है हाइब्रिड बीज हो गए, अच्छे बीज हो गए, उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गई, ये साथ में जानकारियाँ एडिशनल एक किसान को देनी चाहिए, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव वर्क है और इसमें जो है आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी जाके आप इसमें प्रॉफिट में आओगे। तीसरा जो है किसान को अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना चाहिए। किसी ने नींबू उगाया, उठा के मंडी में आप फेंकोगे तो कोई रेट नहीं मिलेगा। उस नींबू की ग्रेडिंग करिए, यानी कि प्रॉपर साइज के एक नींबू जो इकट्ठे करिए, उसको मंडी में ले जाइए तो थोड़ा रेट अच्छा मिलेगा। फिर अगर आपका किसान मार्जिनल है, इंडिया में आप देखिए 86-87% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1-1.5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। उनके साथ दिक्कत यह है कि 1.5-2 हेक्टेयर में धान गेहूँ में उतना मार्जिन होता नहीं है, तो आपने उसमें मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। पपीता, नींबू, कुछ सब्जियां ये उगा के, जैसे गाजर उगाया तो उसका अचार बना दिया, नींबू उगाया उसका अचार बना दिया। 2-2.5 एकड़ ज़मीन इतनी नहीं होती कि आप बेच के मुनाफा कमा पाओ, पर 2-2.5 एकड़ के 4-5-6 टुकड़े करके, कुछ में आपने गाजर उगाया, कुछ में नींबू उगाया, कुछ में अमरूद उगाया, कुछ में कुछ उगाया, तो नींबू का क्या बन गया अचार, गाजर का बन गया अचार, अमरूद को आपने ओपन बेच दिया, गेहूं का आपने आटा बना लिया, अदरक उगा लिया, ठीक है। तो इस तरह से कर लिया। उसके बाद हल्दी उगाई, उसका पाउडर बना लिया। तो इस तरह से आपके मार्जिन बहुत अच्छे बनेंगे वैल्यू एडिशन के बाद। उसके बाद आज के टाइम में जो है एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल चुका है। किस चीज़ का ट्रेंड? फार्म लोन वेव, किसानों के लोन माफ़ कर देते हैं। तो ये लोन माफ़ करके आप कोई किसान को एक बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो, किसान को और ज़्यादा फंसा रहे हो। क्यों? क्योंकि लोन कितने किसान लेते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि कितने किसानों ने लोन लिया, क्योंकि बहुत से किसान आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, साहूकार से लोन उठाते हैं। तो वो तो इस चैप्टर से ही बाहर हो गए जो लोन माफ़ हो रहा है। उसके बाद कुछ किसानों का जो लोन माफ़ हुआ, एक बैंक है, उसका एक सिस्टम है कि भाई मुझे 1 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा, पर गवर्नमेंट ने लोन माफ़ करा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने लोन माफ़ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट अब लोन माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अगर एक राज्य करा तो पूरे हिंदुस्तान का करना पड़ेगा, उतना बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है नहीं। तो अगर यूपी ने लोन माफ़ कराया, अभी करा था, महाराष्ट्र ने भी, गुजरात, आपका राजस्थान, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद लोन माफ़ होने के बाद क्या होता है? लोन माफ़ होने के बाद आपका सबसे बड़ी दिक्कत यही आती कि एट द स्पॉट पैसा नहीं मिलता है। किसको? बैंक को। तो बैंक को भी दिक्कत है, क्योंकि जो उसको 1 साल बाद पैसा मिलना चाहिए था वो कई सालों बाद मिलता है। और वो जो आपका किसान है वो दोबारा लोन नहीं ले सकता है प्रॉपरली, तो उसको मिलना चाहिए। पर अगर एक बार लोन माफ़ हो गया तो जब कॉमन सेंस है, अगर मेरा लोन बैंक ने गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया और मैं बैंक के पास पैसा लेने जाऊंगा, तो बैंक मुझे डायरेक्टली तो मना नहीं करेगा, लेकिन वो इतने कागज़ और उसके फेर में फंसा देगा कि दोबारा मैं उस बैंक के पास लोन लेने जाऊंगा ही नहीं। तो लोन लेने नहीं जाऊंगा तो फिर क्या होगा? इनडायरेक्टली मैं भी साहूकारों के पास चला गया। उसके बाद लोन जब माफ़ हो जाता है तो गवर्नमेंट अपनी जेब से तो पैसा देगी नहीं, क्योंकि उसका जो बजट है उसमें उसको सैलरी देना है, सड़क बनवानी है, अपने डेवलपमेंट करना है। तो ये लोन का पैसा कहाँ से आया? बिजली के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप पे रेट बढ़ता है, ज़मीनों पे जो रजिस्ट्रेशन के रेट होते हैं वो बढ़ता है। तो इन 3 तरीक़ों से, लिकर पे जो है टैक्स बढ़ता है। चलो लिकर तो साइड करो,
ज़मीन भी हम रोज़ नहीं खरीदते, उसको भी साइड करो, लेकिन बिजली पे जो है आपका टैक्स बढ़ जाएगा और पेट्रोल पे टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये एक मेन जो है आपके स्टेट के पास आज के टाइम में तरीका है जिससे वो अपने क्या पूरे कर सकती है, अपने रेवेन्यू पूरे कर सकती है, क्योंकि जीएसटी लग चुका है। तो इनडायरेक्टली कुल मिला के बोझ जो है घूम फिर के किसानों और आम आदमी पे आया है। तो ये लोन वेवर एक बहुत ही गलत तरीका है इन लॉन्ग टर्म। आप कब तक लोन वेवर करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो हम जो है आज के टाइम में अगर आपको एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो आपको कुल मिला के जाना इसी में पड़ेगा। सबसे पहले तो जो आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग है, धान गेहूँ, इससे हटना पड़ेगा, कुछ अलग उगाना पड़ेगा। जैसे आपके इलाके में क्या है, धान गेहूँ बहुत ज़्यादा उगता है तो आप उसको मत उगाइए, सब्जियों में जाइए। सब्जी सब जगह खाई जाती है, जहाँ सब्जी बहुत ज़्यादा उगता है वहाँ सब्जी मत उगाइए, वहाँ धान गेहूँ उगाइए। सपोज मेरे इलाके में धान गेहूँ बहुत ज़्यादा उगता है, मैंने धान गेहूँ नहीं उगाया। उसके बाद आपको मल्टी लेयर में जाना पड़ेगा। धान गेहूँ तो आप नहीं उगाएंगे, उसी में आपने जो है गन्ना उगाया, उसी में मिर्च उगाया, मल्टी लेयर फार्मिंग। तो उसके बाद गन्ने से आप रस निकाल के गुड़, नींबू का जैसे मैंने बताया अचार और अचार, तो इसमें वैल्यू एडिशन करें। और वैल्यू एडिशन के बाद अगला क्या है कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग करिए, तभी आपको मार्जिन मिलेगा, नहीं तो आपको मंडी में कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। या आपने वैल्यू एडिशन के बाद भी होलसेल में दिया तो वहाँ भी मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम में तरीका यही है कि आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको खुद कस्टमर को भेजना पड़ेगा। और कस्टमर आज के टाइम में कॉरपोरेट से ज़्यादा आपके पास आएगा। बट इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनिक जाना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अकेले बना सकते हैं, और कुछ किसानों का गुट अगर आप मिला सकें तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ा जो है बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर हैं, और उम्मीद आया कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसमें अपने अपने कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।